कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता तो क्यों रखा है इस देश में? यार ये सबसे बड़ी समस्या ये मुसलमान है। बस देश से ये खत्म हो जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाए। पता नहीं मोदी जी समस्या का समाधान कब करेंगे। अरे अंकल, आपको पेंशन नहीं मिल रही मोदी की वजह से, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा मोदी की वजह से, क्राइम बढ़ रहा है बेरोजगारी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ रही है मोदी की वजह से, शिक्षा महंगी मोदी की वजह से, इलाज महंगा मोदी की वजह से, तेल सिलेंडर खाने पीने की चीजें महंगी मोदी की वजह से। बताओ आपकी समस्या मुसलमान है या मोदी? अरे बेटा इतना तो कभी सोचा ही नहीं। वो टीवी में तो सारा दिन। हाँ बिल्कुल अंकल, टीवी में यही दिखाया जाता है ताकि आप लोग कभी अपनी असली समस्याओं के बारे में, देश की असली समस्या के बारे में सोच ही ना पाओ, मोदी की नाकामियों के बारे में सोच ही ना पाओ, मोदी से कभी सवाल पूछ ही ना पाओ। इसलिए टीवी में यही दिखाया जाता है। मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर हैं और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है, ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1,000 बिलियन डॉलर। 1,000 बिलियन डॉलर। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब बिलियन डॉलर। अब देश पर कर्जा है। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कहाँ देखे थे ये जो, मतलब कहाँ पढ़े थे? न्यूज में आता है। तो कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे थे? कांग्रेस सरकार में तारू मैं। अभी की सरकार में कितना है? पैसा देगा वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करे, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे छाना पिटेंट तो करिए होंगे। अभी हम देखने वाले हैं गोदी मीडिया बीजेपी के एक्सपोज वीडियो, और वो किसके द्वारा? ध्रुव राठी कर रहे हैं एक्सपोज। जल्दी जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और हर वीडियो का मैं अपना भी ओपिनियन दूंगा कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ।
आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। और रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए, और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अगर कोई एक्चुअल स्टूडेंट मीडिया वालों के सामने आकर सच बोलने की कोशिश भी करता तो मीडिया वाले कैमरा नीचे कर देते। ठीक कोई ट्रेन में नहीं बैठा जा रहा। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अगले साल देखना ये थोड़े से और पैसे ठूस कर इस पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनवा देंगे कि कैसे मोदी जी ने वॉर रुकवा दी। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। भाई मेरा बस इतना कहना है कि जो आदमी मतलब समझो रशिया और यूक्रेन का वॉर रुकवा सकता है तो वो हिंदुस्तान के अंदर कितना अच्छा कर सकता है। सोच के देखो, हिंदुस्तान के अंदर मणिपुर इतना गंदा तरीके से, दिल्ली के अंदर हुआ, मतलब पंजाब के अंदर हुआ, आए दिन हो रहा है, वो सब नहीं रुक रहा है। लोग अनशन में बैठे बैठे मर जा रहे हैं, लोग अनशन में बैठे बैठे उठ जा रहे हैं। लद्दाख के अंदर आप देखे होंगे, तब एक शब्द, एक ट्वीट, एक बात तक नहीं होता, और वहां रशिया यूक्रेन, समझ रहे हो, जो हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, वो हमारी बात मान के उसने वॉर रोक दी पापा। ठीक है, और मोदी मीडिया इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, आईटी से आपके दिमाग में भर दिया कि भैया वॉर रुका है, वॉर रुका है, वॉर रुका है, वॉर रुका है। भाई मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता कि वॉर मोदी जी ने रोकी होगी। मेरे गांव का खुद लड़का, यार हमारे एक अंकल है, उनका खुद का बेटा वहां रशिया में इंजीनियरिंग सॉरी मेडिकल से पढ़ाई कर रहा था। वो बताया कैसे कैसे वो लोग आया, उसके फ्रेंड सर्किल से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया किस तरीके से बोला, कोई इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम। जिसके माँ बाप का जितने पैसे थे फूक फाक के अपने बच्चों को बुला लिया भाई। अच्छा, दूसरी चीज, जितने ही बच्चे से वहां से आए उन लोग की पढ़ाई ही डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई ही खराब हो गई, दोबारा वो लोग गए ही नहीं। ठीक है, ये बात तो कोई नहीं बता रहा, ये बात तो मोदी जी नहीं, कोई आईटी सेल नहीं बता रहा है। बच्चों से बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। अभी 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है, फिर कहते हैं कांग्रेस क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसाना चाहती है। मतलब क्रिकेट टीम की इतनी चिंता है तो अमित शाह के बेटे को वहां बड़े टैलेंट के बल पर बीसीसीआई का हेड बना दिया ना। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजायाफ्ता। थोड़ा सोच समझ के बोल लो। देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। क्योंकि भैया जनता उनकी वही सुनना चाहती है, जो ये इस तरह की फालतू बातें बोलते हैं ना, यही सुनना चाहती है। और सिर्फ यही कि मोदी जी क्यों, उनके नेता का कोई स्पीच देख लो, आप लोकल से लोकल नेता का बीजेपी के स्पीच दे लो, इतनी वाहियात किस्म की बातें करेंगे, ऐसी बिना सर पैर की बातें करेंगे, ऐसा बात बताएंगे कि एक बार ये नहीं सोचते कि हो सकता है इनकी जो 10,000 लोग या 5,000 लोग या 1,000 लोग जो सुनने आए उसमें कुछ मुसलमान भी होंगे।
या फिर किसी और धर्म के मुंह, नहीं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये लोग खुला बोलते हैं। मैं तो ऐसी ऐसी स्पीच सुनाऊं ना भाई कि जो है ना, अगर सूर्यवंशी नहीं हो, अगर इनको वोट नहीं दोगे, बीजेपी को अगर जो वोट नहीं देगा वो सच्चा हिंदू नहीं है। अगर हिंदू धर्म में पैदा लिया और बीजेपी को वोट नहीं दिया तो इसका मतलब सच्चा हिंदू नहीं, भगवान आपको माफ नहीं करेगा, स्वर्ग नहीं मिलेगा। आई ज्यादा बात सुनिए भाई, मैं क्या बोलता हूँ, जब पार्लियामेंट से मुसलमानों के बारे में ऐसी बातें हो सकती है, ऐसी ऐसे गंदे विचार रख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसी ऐसी बातें बोल सकते हैं मुसलमानों को लेके, कपड़ों के ये सब बोल सकते हैं, तो भैया कुछ भी हो सकता है यहाँ। और उनके फैन फॉलोअर यही सुनना पसंद करते हैं, इसलिए वो वही बोलते हैं। चलो अगला देखते हैं। बीजेपी वालों को चैलेंज करता हूं कि ये सेम चीज बोलकर दिखाएं। इनका एक भी नेता, एक भी कार्यकर्ता ये सेम चीज बोल नहीं पाएगा, हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि अगर इन्होंने ये चीज बोल दी तो इनका पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने का इनका यही तरीका है और इसके बिना इनका धंधा ही नहीं चलेगा। अरे किसी और धर्म की औरत को लेकर जस्टिस की डिमांड करे वो तो बहुत दूर की बात है, ये हिंदू औरतों के लिए भी जस्टिस की डिमांड नहीं करेंगे अगर इन्हें दिखा कि बीजेपी इन्वॉल्व है कहीं पर, तो इनके मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मकसद सिर्फ एक, हिंदुओं को ब्रेन वॉश करो और हिंदुओं के अंदर डर बिठाओ कि हिंदू खतरे में है और हमें अगर इस खतरे से बाहर निकलना है तो मोदी को वोट देना होगा। और ये जो नफरत फैलाई जा रही है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ सिमिलर तरीके से कैंपेन चलाई जाती है। बहुत सिंपल है यार, आप इस देश के अंदर देख लो ना, उन्नाव के अंदर जब गलत हुआ एक महिला के साथ, लड़की के साथ गलत हुआ, उसको जो किया आप समझ जाओ, गंदा से गंदा बात समझ जाओ, जो हुआ सो हुआ, बीजेपी के लीडर ने किया, ठीक है। तो उसके फादर को मार दिया गया, उसके रिलेटिव लोग को मार दिया गया। आप उसके बाद सोचो, तब भी उसके सपोर्ट में रैली निकली, रैली, आप सोच सकते हो उसके सपोर्ट में, जबकि खुला खुला सामने था कि इस बंदे ने ही किया है। समझो आप, जब वो लड़की कंप्लेन करने गई तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, उल्टा उसके पिताजी को ही पुलिस अरेस्ट कर लिया और जेल के अंदर मार दिया। अब सोचो, सोच के एक बार सोच के देखो एक बार। और ये लोग, मैंने क्या बोला, जहां पे हिंदू नाम आ गया या फिर जहां पे बीजेपी के लोग का नाम आ गया ना, बस समझ जाना कि वहां पे मीडिया भी अब पलट जाएगी, वहां पे बीजेपी के लोग भी पलट जाएंगे, सीधा पलटी मार दो। ये लोग किसी के सगे नहीं, ये लोग किसी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चलो अगला देखते हैं। कुछ लोग अभी भी इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि हालत इतनी भी खराब नहीं है देश में, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ठीक ही तो चल रहा है, इलेक्शन हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। इस वीडियो को देखिए। मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था, मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है, अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए। ये इंसान है जितेंद्र चौहान। गांधीनगर की लोकसभा सीट से ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें धमकाया गया और इन्हें अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ा। इकलौते नहीं है ये, गांधीनगर की लोकसभा सीट वही सीट है जिससे अमित शाह इलेक्शन लड़ेंगे और इस एक सीट पर 16 अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन को विड्रॉ कर लिया है। कईयों ने अलग अलग बहाने दिए, लेकिन उनमें से कम 3 ने आकर खुलेआम बोला है कि उन्हें धमकाया जा रहा है। फॉर्म कंप्लीट हुआ है, मेरा नॉमिनेशन हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से ही मुझे बार बार लोग फोन पर धमकियां दे रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं, जहां मैं जॉब पे जा रही हूं वहां तक पहुंच जा रहे हैं। इससे पहले सूरत की लोकसभा सीट पर भी यही हुआ। वहां पर बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन होने से पहले ही जीत गया, क्योंकि 8 जो बाकी कैंडिडेट्स थे उन सब ने किसी न किसी बहाने से अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। आंखें खोल लो, अभी भी समय है, वोट डालने चले जाओ, पता नहीं अगले इलेक्शन तक आपके वोट की कोई कीमत बचेगी या नहीं बचेगी। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है। डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप डिक्टेटरशिप। आप सोचो ना यार कि विपक्ष, मतलब विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी सीबीआई का रेड पड़ रहा है, जेल में उठा के डाला जा रहा है, अब ये सब भी किया जा रहा है। और फिर ये लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम मतलब जो ना, हम क्या बोले, देश के अंदर डेमोक्रेसी है, देश के अंदर बोलने की आज़ादी है, देश के अंदर चुनाव लड़ने की आज़ादी है। बहुत सही, किसी की एक मैंने इंटरव्यू देखा था कि अगर बीजेपी की सरकार इस बार फिर से बनने, हो सकता है ऐसा कोई कानून ला दे, ऐसा कुछ कर दे कि आने वाले साल से चुनाव ही होना बंद कर दे, कुछ भी कर सकते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज को लेकर कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चाहे जो चाहे, अपना ख्याल रखें।